Hello friends, welcome to my channel Teach Guru. Today I will explain about another lecture series on CSIR Net Life Science. आज के इस लेक्चर सीरीज की बात की जाए तो इसके अंदर मैंने ट्रांसक्रिप्शन की बात की है। ट्रांसक्रिप्शन यानी कि आरएनए सिंथेसिस। ठीक है, तो इस लेक्चर वीडियो में इस सारा का सारा जो कंटेंट है वो मैंने इस लेक्चर वीडियो के अंदर दिया है। तो हम शुरुआत करते हैं इस लेक्चर वीडियो की। सबसे पहले है सेंट्रल डोग्मा। व्हाट इज सेंट्रल डोग्मा? तो सेंट्रल डोग्मा की बात की जाए तो इस फिगर में मैंने बताया कि डबल स्टैंडर्ड डीएनए है। ठीक है, डबल स्टैंडर्ड डीएनए में से दूसरा ऐसा ही एक डीएनए सिंथेसिस होने के लिए रेप्लिकेशन की प्रोसेस चाहिए। कौन सी प्रोसेस? रेप्लिकेशन की प्रोसेस। ठीक है, तो इस डीएनए में से उसके बाद आरएनए आता है। डीएनए में से आरएनए सिंथेसिस होने के लिए ट्रांसक्रिप्शन चाहिए। ठीक है, तो इस लेक्चर वीडियो की बात है वो सारी की सारी जो इसके ऊपर है कि डीएनए में से आरएनए, स्पेशली बात की जाए तो मैसेंजर आरएनए। ठीक है, कौन सा? मैसेंजर आरएनए। मैसेंजर आरएनए की बात होगी। ठीक है, ट्रांसक्रिप्शन होके डीएनए में से आरएनए बनता है। ठीक है, आरएनए में से ट्रांसलेशन की प्रोसेस होके प्रोटीन बनता है। ठीक है, तो इस प्रोसेस को बात की जाए तो उसको प्रोटीन सिंथेसिस भी बोला जाता है। कौन क्या प्रोसेस? प्रोटीन सिंथेसिस। तो ये हुआ सेंट्रल डोग्मा। उसके बाद हम देख लेते हैं कि डेन को कि बैक्टीरियल ट्रांसक्रिप्शन है। उसको उसकी डेफिनेशन है कि इज द प्रोसेस इन विच अ सेगमेंट ऑफ बैक्टीरियल डीएनए इज कॉपीड इनटू न्यूली सिंथेसाइज्ड स्ट्रैंड ऑफ मैसेंजर आरएनए। ठीक है, तीन टाइप्स के आरएनए होता है, ट्रांसफर आरएनए, दूसरा राइबोसोमल आरएनए और मैसेंजर आरएनए। ठीक है, तो इस ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस से उसके अंदर देखें तो खास करके हमें मैसेंजर आरएनए सिंथेसिस होता है। ठीक है, बैक्टीरियल ट्रांसक्रिप्शन है तो डीएनए डीएनए है, इसमें इनमें से न्यूली सिंथेसाइज्ड स्ट्रैंड ऑफ डीएनए मैसेंजर आरएनए की एक स्ट्रैंड मिलती है। ठीक है, विद यूज ऑफ आरएनए पॉलीमरेज। आरएनए पॉलीमरेज है उसका बहुत बड़ा रोल है। आरएनए पॉलीमरेज का बहुत बड़ा रोल है ट्रांसक्रिप्शन के अंदर। ठीक है, द प्रोसेस अकर्स इन थ्री मेन स्टेप्स: इनिशिएशन, इलोंगेशन एंड टर्मिनेशन। ठीक है, तो ये तीन स्टेप के अंदर ये ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस देखने को मिलती है: इनिशिएशन, इलोंगेशन एंड टर्मिनेशन, एंड द एंड रिजल्ट इन ए स्टैंड ऑफ ए एमआरएनए दैट इज कॉम्प्लीमेंट्री टू द सिंगल स्टैंड ऑफ डीएनए। ठीक है, जो एमआरएनए की हमें स्टैंड और रिजल्ट के फॉर्म में हमें मिलती है, एमआरएनए की स्टैंड, वो हमें कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए की स्टैंड है उनकी कॉम्प्लीमेंट्री स्टैंड हमें मिलती है। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री टू ए सिंगल स्टैंडर्ड ऑफ डीएनए। ठीक है, डबल स्टैंडर्ड डीएनए में से सिंगल स्टैंडर्ड होगा और सिंगल स्टैंडर्ड में से वो आरएनए की ऊपर जो कॉम्प्लीमेंट्री जो न्यूक्लियोटाइड है वो कॉम्प्लीमेंट्री लगेंगे। ठीक है, न्यूक्लियोटाइड्स कंटेन राइबोज सुगर रादर देन डीऑक्सी राइबोज सुगर। ठीक है, तो डीएनए है उसका फुल फॉर्म क्या हुआ? डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, इसलिए उसके अंदर डीऑक्सी राइबोज सुगर होती है और आरएनए है राइबोज न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, इसके अंदर इसलिए राइबोज सुगर देखने को मिलती है 5 कार्बन। ठीक है, उसके बाद है आरएनए पॉलीमरेज की थोड़ी बात की है कि मैसेंजर आरएनए इज सिंथेसाइज्ड अंडर द डायरेक्शन ऑफ डीएनए बाय द एंजाइम आरएनए पॉलीमरेज। आरएनए पॉलीमरेज है एंजाइम की जो उसकी हेल्प से जो डीएनए में से मैसेंजर आरएनए सिंथेसिस होता है। ठीक है, स्पेशली ई कोलाई एस्टेरेसिया कोलाई की बात की जाए तो कैन हैव मैनी एज 7000 आरएनए पॉलीमरेज मॉलिक्यूल्स। ठीक है, ई कोलाई के अंदर देखें तो 7000 आरएनए मॉलिक्यूल्स आरएनए पॉलीमरेज देखने को मिलते हैं, बट उनमें से 2000 टू 5000 आरएनए पॉलीमरेज उतने ही आरएनए पॉलीमरेज यूज होते हैं एक्टिव एज एक्टिव एट एनी वन टाइम। ठीक है, स्पेसिफिक एक वन टाइम एक्टिव होते हैं 2000 टू 5000 आरएनए पॉलीमरेज। ठीक है, ATP, GTP, CTP and UTP are used to produce an RNA copy of the DNA sequence. ठीक है, जो न्यूक्लियोटाइड है वो एनर्जी के साथ साथ वो लगेंगे ATP, GTP, CTP और UTP। ठीक है, एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन एंड यूरेसिल। ठीक है, ये चारों के चारों जो न्यूक्लियोटाइड है वो एनर्जी ट्राइफॉस्फेट के साथ वो आएंगे, इसलिए क्योंकि जो बॉन्ड है उसकी जो बॉन्ड को ज्वाइंट होने के लिए भी एनर्जी चाहिए, इसलिए वो एनर्जी के फॉर्म में ट्राइफॉस्फेट के साथ आएंगे न्यूक्लियोटाइड्स। ठीक है, उसके बाद है कि इनिशिएशन। सबसे पहले मैंने तीन स्टेप बताया कि इनिशिएशन, इलोंगेशन एंड टर्मिनेशन। उनका फर्स्ट स्टेप है इनिशिएशन। ठीक है, शुरुआत। ट्रांसक्रिप्शन की शुरुआत कैसे होगी? ठीक है, ट्रांसक्रिप्शन बिगन विद द बाइंडिंग ऑफ आरएनए पॉलीमरेज। ठीक है, डबल स्टैंडर्ड डीएनए है, ये डबल स्टैंडर्ड डीएनए उनकी साथ आरएनए पॉलीमरेज बाइंड हो जाएगा, उसके बाद ही इनिशिएशन की शुरुआत होगी। टुगेदर विथ वन और मोर जनरल ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर टू ए स्पेसिफिक डीएनए सीक्वेंस रेफर टू एज ए प्रमोटर टू फॉर्म ए आरएनए पॉलीमरेज प्रमोटर क्लोज कॉम्प्लेक्स। ठीक है, जो आरएनए पॉलीमरेज है वो बाइंड होता है, वो स्पेसिफिक डीएनए के सीक्वेंस के ऊपर बाइंड होता है। ठीक है,
स्पेसिफिक डीएनए के सीक्वेंस के ऊपर, उसको प्रमोटर बोला जाता है, ठीक है, प्रमोटर। और जो उसको टू फॉर्म ए आर पॉलीमरेज प्रमोटर क्लोज कॉम्प्लेक्स, ठीक है, ऐसा उसका नाम है कि क्लोज कॉम्प्लेक्स उसको बोला जाता है कि जो इस प्रोसेस शुरुआत होगी आरएनए पॉलीमरेज है वो डीएनए के डबल स्ट्रैंड के साथ बाइंड होता है तब, ठीक है, प्रमोटर की सीक्वेंस होती है स्पेसिफिक सीक्वेंस, उसके ऊपर ही जो आरएनए पॉलीमरेज है वो है, ठीक। इन मॉलिक्यूलर बायोलॉजी ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर टीएफ सीक्वेंस स्पेसिफिक डीएनए बाइंडिंग फैक्टर is a protein that controls the rate of transcription of genetic information from DNA to messenger RNA by binding to a specific DNA sequence, ठीक है। जो ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर है, ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर वन टाइप ऑफ एक टाइप के वो प्रोटीन है, ठीक है। उसका काम क्या है कि जो ये प्रोटीन है ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर टीएफ है, वो प्रोटीन जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन है वो डीएनए में से आरएनए में आती है तो उसको कंट्रोल करता है, ठीक है। तो कौन कौन से कैसे कितनी कितनी जो इंफॉर्मेशन है, ठीक है, उसका रेट है वो डिसाइड वो ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर करते हैं, ठीक है, टीएफ करते हैं। द फंक्शन ऑफ टीएफ is to regulate turn off and on and off a gene in order to make sure that they are expressed in the right cell at the right time and in the right amount throughout the life of the cell and the organism, ठीक है। मैंने आगे भी बताया कि ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर एक प्रोटीन है, ठीक है। ये प्रोटीन का काम ये है कि वो कंट्रोल करता है, वो मैनेज करता है, वो टर्न ऑफ और ऑन जो जीन है, ठीक है, कौन सा जीन कि जो डीएनए के ऊपर जो इंफॉर्मेशन है वो ट्रांसफर करनी है हमें आरएनए के ऊपर, तो उसका जो टर्न ऑफ और ऑन का जो ऑन जीन है वो ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर करते हैं, ठीक है। उसके बाद बताया कि द आरएनए पॉलीमरेज ओपेरॉन और RNA polymerase opens or unwind the double helix to form a transcription bubble about 12 to 20 base pair in length and transcribes the template strand to produce an RNA transcript that is complementary and antiparallel to the DNA template, ठीक है। RNA polymerase है वो आगे एक स्लाइड है उसके ऊपर मैंने बताया है कि जो ये प्रोसेस है इनिशिएशन की प्रोसेस, सबसे पहले इनिशिएशन की प्रोसेस, ठीक है। तो डबल स्टैंडर्ड डीएनए हुआ, एक डबल स्टैंडर्ड डीएनए, ठीक है। तो ये आरएनए पॉलीमरेज, बीच में जो येलो कलर का जो है वो आरएनए पॉलीमरेज है, ठीक है, ये आरएनए पॉलीमरेज है, ठीक है। तो आरएनए पॉलीमरेज बाइंड हो जाने के बाद जो डबल स्टैंडर्ड डीएनए है वो खुल जाती है, अनवाइंड हो जाती है, ठीक है। तो अनवाइंड हो जाती है तो उसको वहाँ एक बबल जैसा शेप, हम आप देख रहे हैं कि ये बबल जैसा कुछ शेप हमें देखने को मिलता है, ठीक है। तो डबल स्टैंडर्ड डीएनए है जो अनवाइंड होती है तब ऐसा कुछ बबल टाइप का जो शेप है वो हमें देखने को मिलता है। उसकी बात हुई कि जो ये बबल टाइप का जो शेप है वो 12 to 20 बेस पे जो है, ठीक है, वो अनवाइंड होते हैं, वो एक बबल टाइप का जो शेप वो बनाता है, ठीक है। ये ऐसी कुछ बात हुई है कि इसके अंदर। उसके बाद है कि जो इन बैक्टीरिया की बात कीजिए, प्रोकैरियोट्स की बात कीजिए, आरएनए पॉलीमरेज है होलो एंजाइम कंसिस्ट ऑफ 5 सब यूनिट। जो आरएनए पॉलीमरेज है, आरएनए पॉलीमरेज वो सब यूनिट के होते हैं और वो 5 अलग अलग टाइप के जो सब यूनिट है वो उसका बना हुआ है, ठीक है। 5 में से 2 है वो अल्फा सब यूनिट है, एक है बीटा, दूसरा है बीटा डैश सब और एक है ओमेगा, ऐसे हुए 2 अल्फा, एक बीटा, 3 हुए, उसके बाद एक बीटा डैश 4 हुए और एक ओमेगा सब यूनिट, ये 5 सब यूनिट का बना हुआ होता है होलो एंजाइम, यानी आरएनए पॉलीमरेज होलो एंजाइम, ठीक है। In bacteria, that is one general RNA transcription factor known as a sigma factor. सिग्मा फैक्टर है जनरल आरएनए ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर, जनरल है, ठीक है। और आरएनए पॉलीमरेज कोर एंजाइम बाइंड्स टू द बैक्टीरियल जनरल ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर यानी कि सिग्मा फैक्टर टू आरएनए पॉलीमरेज होलो एंजाइम एंड देन बाइंड टू ए प्रमोटर, ठीक है। जो ये बात मैंने इस फिगर में बताया कि आप देख रहे हैं कि बीच में ओमेगा है, ठीक है, ओमेगा है, ऊपर बीटा, उनके नीचे है वो बीटा डैश है और राइट साइड है अल्फा, 2 अल्फा राइट और लेफ्ट साइड में अल्फा अल्फा 2 है, ठीक है। तो इस प्रकार से कुछ 5 डिफरेंट सब यूनिट है, ठीक है। ये उसको होलो एंजाइम बोला जाता है, क्या बोला जाता है, होलो एंजाइम, सॉरी उसको कोर एंजाइम बोला जाता है, उसको 5 जो सब यूनिट है उसको कोर एंजाइम बोला जाता है। उसके बाद जो सिग्मा फैक्टर है वो बाइंड होता है तब उसको होलो एंजाइम बोला जाता है, क्या बोला जाता है, होलो एंजाइम, ठीक है। तो ये बात बताए कि आरएनए पॉलीमरेज कोर एंजाइम है, तो
5 सब यूनिट का कोर एंजाइम है, बाइंड्स टू ए बैक्टीरियल जनरल ट्रांसक्रिप्शन सिग्मा फैक्टर। जनरल फैक्टर यानी कि ये सिग्मा फैक्टर बाइंड होता है कोर एंजाइम के साथ टू फॉर्म आरएनए पॉलीमरेज होलो एंजाइम, ठीक है। उसको अब उसके बाद जो बाइंड हो जाता है उसके बाद उसको होलो एंजाइम बोला जाता है। एंड देन बाइंड टू ए प्रमोटर, उसके बाद वो प्रमोटर के ऊपर बाइंड होता है और प्रमोटर के ऊपर बाइंड हो जाने के बाद उसका इनिशिएशन शुरू होता है, ठीक है, ट्रांसक्रिप्शन का। रेट ऑफ अबाउट 40 न्यूक्लियोटाइड्स पर सेकंड एट 37 सेल्सियस। 37 सेल्सियस के ऊपर जो रेट है ट्रांसक्रिप्शन का 40 न्यूक्लियोटाइड पर सेकंड वो रख देता है, ठीक है। उसका रेट बताया है, ट्रांसक्रिप्शन का रेट बताया है कि 40 न्यूक्लियोटाइड पर सेकंड एट 37 सेल्सियस। द कोर एंजाइम इज कंपोज्ड ऑफ 4 चेन, 2 अल्फा, बीटा और बीटा डैश and catalyze RNA synthesis. The sigma factor has no catalytic activity but help the core enzyme recognize the start of chains, ठीक है। सिग्मा फैक्टर है, सिग्मा फैक्टर, ठीक है, वो जनरल फैक्टर है। उसका रोल ये है, ये कोई कैटालिटिक एक्टिविटी उसका रोल कैटालिटिक एक्टिविटी का नहीं है, ठीक है। कैटालिटिक एक्टिविटी है वो ये कोर एंजाइम की है, बट ये हेल्प करता है कोर एंजाइम को रिकॉग्नाइज करने के लिए स्टार्ट ऑफ चेन्स, ठीक है। जो शुरुआत करनी है हमें ट्रांसक्रिप्शन की, उसको रिकॉग्नाइज करने के लिए सिग्मा फैक्टर चाहिए हमें, ठीक है। उसके बाद है वंस आरएनए सिंथेसिस बिगिन द सिग्मा फैक्टर डिसोसिएटेड फ्रॉम द कोर एंजाइम डीएनए कॉम्प्लेक्स एंड इज अवेलेबल टू ऐड अनदर कोर एंजाइम, ठीक है। आरएनए सिंथेसिस है वो एक बार शुरू हो जाता है, उसके बाद सिग्मा फैक्टर है वो डिसोसिएटेड वहाँ से रिमूव हो जाता है और वो दूसरी प्रोसेस के लिए वो अनदर कोर एंजाइम के साथ बाइंड हो जाने के लिए वो एक्टिव हो जाता है, वो ओके हो जाता है कि वो दूसरी जो कोर एंजाइम है उसके साथ वो बाइंड होने के लिए वो कैपेबल हो जाता है, ठीक है। उसके बाद इस प्रोसेस में बताया कि जो इनिशिएशन में आगे भी बता दिया कि डबल स्टैंडर्ड डीएनए है वो बबल शेप का शेप है, 12 टू 20 बेस पेयर है वो अनवाइंड होके वो बबल टाइप का शेप होता है और आरएनए पॉलीमरेज उसमें जो प्रमोटर की साइट है उसके ऊपर बाइंड हो जाता है और सिग्मा फैक्टर उसके साथ जुड़ जाने के बाद वो आरएनए पॉलीमरेज अपना काम शुरू कर देता है, ठीक है। इस प्रकार से कुछ प्रोसेस देखने को मिलती है इनिशिएशन के अंदर, ठीक है। इनिशिएशन की प्रोसेस की बात है, उसके बाद है कंटिन्यू में इनिशिएशन ही है, लेकिन ये थोड़ा सा जो जनरल सेट में बताया है कि दे आर सेवरल डिफरेंट सिग्मा फैक्टर्स इन इकोलाई की बात की जाए तो उसके अंदर बहुत टाइप के जो सिग्मा फैक्टर देखने को मिलते हैं। सिग्मा 70, ठीक है, सिग्मा 70 70,000 मोलिकुलर वेट है उसका इकोलाई के अंदर सिग्मा 70 इसका। इट इज मोस्ट ऑफ्टन इन्वॉल्व इन ट्रांसक्रिप्शन इनिशिएशन, ठीक है। उसका रोल है ट्रांसक्रिप्शन का इनिशिएशन करने के लिए, ठीक, इनिशिएशन करने के। ट्रांसक्रिप्शन इनिशिएशन इज रेगुलेटेड बाय एडिशनल प्रोटीन, ठीक है। ट्रांसक्रिप्शन है उसको रेगुलेट करने के लिए उसके कई सारे जो प्रोटीन्स है उसका बहुत बड़ा रोल है। प्रोटीन की बात की जाए तो एक्टिवेटर और रिप्रेसर, इन सम केसेस को एक्टिवेटर और को रिप्रेसर, ठीक है। एक्टिवेटर और को एक्टिवेटर या और दूसरा हुआ रिप्रेसर और को रिप्रेसर, इस टाइप के प्रोटीन होते हैं और ये प्रोटीन है वो रेगुलेट करते हैं इस ट्रांसक्रिप्शन की इनिशिएशन की प्रोसेस को, विच मॉड्यूलेट फॉर्मेशन एंड फंक्शन ऑफ द ट्रांसक्रिप्शन इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स, ठीक है। द रीजन टू विच आरएनए पॉलीमरेज बाइंड्स विद द एड ऑफ द सिग्मा फैक्टर इज कॉल्ड द प्रमोटर। The prokaryotic promoter sequence is not transcribed, ठीक है। A 6-base sequence usually TTGACA, ठीक है। ये प्रमोटर सीक्वेंस है, 6 बेस पेयर की प्रमोटर सीक्वेंस बताइए। अप्रोक्सीमेटली 35 बेस पेयर्स बिफोर द ट्रांसक्रिप्शन स्टार्टिंग, जहाँ से ट्रांसक्रिप्शन शुरू करना है वहाँ से पहले, ठीक है, बिफोर, वहाँ से पहले 35 बेस पेयर बिफोर द ट्रांसक्रिप्शन स्टार्टिंग पॉइंट इज प्रेजेंट इन इकोलाई प्रमोटर, ठीक है। इकोलाई का प्रमोटर है और वहाँ पे हमें देखने को मिलता है, ठीक है। जहाँ से हमें जो ये आरएनए पॉलीमरेज है वो अपना ट्रांसक्रिप्शन शुरू करता है वहाँ से पहले 35 बेस पेयर्स, ठीक है, वहाँ प्रमोटर हमें देखने को मिलता है। यूजुअली वो GACA इस टाइप के न्यूक्लियोटाइड की वो बेजेस हमें देखने को मिलते हैं, ठीक है। उसके बाद ये TAT टाटा बॉक्स, ठीक है, सीक्वेंस और
probe now box lies within the promoter about 10 base pair before the starting point to transcription, or around 16 to 11 base pairs from the start hexamer sequence. The RNA polymerase recognize this sequence, bind to the promoter and unwind a short segment of DNA beginning around the Pribnov box. ठीक है, इसके बाद ये बात बता रहा है कि जो टाटा बॉक्स है, ठीक है, टी सीक्वेंस, उसको प्रिबनाव बॉक्स भी बोला जाता है, लाइज विद इन द प्रमोटर, ठीक है, प्रमोटर है उसके साथ ही, ठीक है, प्रिबनो बॉक्स वो 10 बेस पेयर सीक्वेंस का होता है, 10 बेस बिफोर द स्टार्टिंग, ठीक है, स्टार्टिंग से लेके पहले देखे तो 10 बेसिस आगे, ठीक है, टू ट्रांसक्रिप्शन एंड अराउंड 16 टू 11 बेस पेयर्स फ्रॉम द फर्स्ट एक्सामर सीक्वेंस, ठीक है। द आरएनए पॉलीमरेज रिकॉग्नाइज दिस सीक्वेंस, इस सीक्वेंस से उसको आरएनए पॉलीमरेज रिकॉग्नाइज करेगा थ्रू सिग्मा फैक्टर की हेल्प से, और उसके बाद अनवाइंड ए शॉर्ट सेगमेंट ऑफ डीएनए बिगिनिंग अराउंड द प्रिबनिक बॉक्स, ठीक है। उसके बाद ये ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट 6 और 7 बेस पेयर अवे फ्रॉम द 3 डेज एंड ऑफ द प्रमोटर, ठीक है, 6 से लेके 7 बेस पेयर दूर, उससे अवे, उससे दूर 3 डेज एंड है ऑफ द प्रमोटर, ठीक है, वहां से ट्रांसक्रिप्शन शुरू होता है, ठीक है। ये बताया है कि 6 और 7 बेस पेयर अवे फ्रॉम द 3 डेज एंड, 3 डेज एंड है, ठीक है, 3 डेज एंड है, 6 या 7 बेस पेयर अवे फ्रॉम द 3 डेज एंड, ठीक है, वहां से अवे वो ट्रांसक्रिप्शन शुरू करता है। The first base used in RNA synthesis is usually a purine. सबसे पहला न्यूक्लियोटाइड है आरएनए सिंथेसिस के अंदर, सबसे पहला प्यूरिन होगा, नॉट के पिरिमिडिन, ठीक है। फर्स्ट प्रोसेस हुई इनिशिएशन की प्रोसेस, ठीक है, आरएनए पॉलीमरेज डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है, उसको बबल शेप में अनवाइड होकर बबल शेप में वो आ गया, और वहाँ पे आरएनए पॉलीमरेज है वो सिग्मा फैक्टर की मदद से वो बाइंड हो जाता है, और बाइंड हो जाने के बाद वो इनिशिएशन शुरू कर देता है। दूसरी प्रोसेस है इलोंगेशन, 3 स्टेप में ये ट्रांसक्रिप्शन देखने को मिलता है। फर्स्ट है इनिशिएशन, दूसरा है इलोंगेशन, ठीक है। हम शुरुआत करते हैं इलोंगेशन की। आरएनए पॉलीमरेज traverse the template stand and use base pairing complementary with the DNA template to create RNA copy which elongate during the transfer, ठीक है। आरएनए पॉलीमरेज है वो डीएनए के टेम्पलेट है, आगे की इस फिगर में मैं बताता हूँ आपको कि जो ये डबल स्टैंडर्ड डीएनए है, ठीक है, डबल स्टैंडर्ड डीएनए है, उनमें से वो हमें ये आरएनए की कॉपी बनानी है। क्या बनाना है? आरएनए की कॉपी। तो डबल स्टैंडर्ड डीएनए है उसको अनवाइंड होगा, अनवाइंड हो जाने के बाद ये एक स्टैंड अलग होगी, और ये स्टैंड है एक अलग होगी, वो स्टैंड है उसकी कॉम्प्लीमेंट्री हमें आरएनए की स्टैंड मिलेंगी, ठीक है। यहाँ पे ए होगा, ठीक है, ये होगा तो यहाँ पे यू होगा, ठीक है, यहाँ पे सी होगा तो यहाँ पे जी होगा, ठीक है। ऐसी कॉम्प्लीमेंट्री हमें स्टैंड मिलेगी। Transcription can be described as occurring 5 days to 3 days. This produce an RNA molecules from 5 days to 3 days. An exact copy of the encoding strand, the thymine are replaced with uracil, and the nucleotides are composed of a ribose 5 carbon sugar, where DNA has deoxyribose, one few oxygen atom, fewer एक ऑक्सीजन कम, ठीक है, इज इट्स सुगर फॉस्फेट बैकबोन, ठीक है। ये बताता हूँ कि जो ट्रांसक्रिप्शन कैन बी डिस्क्राइब एज अकरिंग 5 डेज टू 3 डेज, ठीक है। इस फिगर में हम देखते हैं, ठीक है, यहाँ पे 5 डेज और ये 3 डेज, ठीक है। तो हमारा ट्रांसक्रिप्शन है, ट्रांसक्रिप्शन ये 5 डेज टू 3 डेज आगे बढ़ेगा। कैसे? 5 डेज टू 3 डेज बढ़ेगा, 5 डेज टू 3 डेज बढ़ेगा, ठीक है। और दूसरी बात बताया है कि जो मैंने आगे भी बताया कि इस आरएनए है, ठीक है, उसके अंदर राइबोज शुगर हमें देखने को मिलती है। और दूसरी एक चेंजेस है कि थायमिन जो डीएनए है उसके अंदर 4 अलग अलग न्यूक्लियोटाइड देखने को मिलते हैं, एडिनिन, थायमिन, ग्वानिन और साइटोसिन, ये हुए डीएनए के न्यूक्लियोटाइड्स, ठीक है। और आरएनए की बात की जाए तो आरएनए के अंदर थायमिन नहीं होगा, थायमिन की रिप्लेस होगी यूरेसिल से। कौन से? किस न्यूक्लियोटाइड से? यूरेसिल से, ठीक है। यूरेसिल देखने को मिलेगा, AUGC देखने को मिलेगा, ठीक है। और दूसरी की इस मैंने आगे भी बताया कि 5 कार्बन की शुगर हमें देखने को मिलेगी, राइबोज शुगर,
ठीक है। और डीएनए की बात की जाए तो इसके अंदर डिऑक्सीराइबो शुगर देखने को मिलेगी कि इसके अंदर एक ऑक्सीजन है वो कम होगा, ठीक है, डिऑक्सीराइबो शुगर के अंदर देखे तो, ठीक है। The characteristic elongation rate in prokaryotes and eukaryotes are about 10 to 100 nucleotides per second. 10 to 100 nucleotides per second प्रोकैरियोट और यूकैरियोट के अंदर इलोंगेशन का रेट देखने को मिलता है, ठीक है। इन यूकैरियोट्स हाउएवर न्यूक्लियोसोम एक्ट एज अ मेजर बैरियर टू ट्रांसक्राइबिंग पॉलीमरेजेस ड्यूरिंग ट्रांसक्रिप्शन इलोंगेशन, ठीक है। यूकैरियोट की बात की जाए तो उसके अंदर न्यूक्लियोसोम उसका रोल होता है एक्ट एज अ मेजर बैरियर टू ट्रांसक्राइबिंग पॉलीमरेज ड्यूरिंग ट्रांसक्रिप्शन इलोंगेशन। ड्यूरिंग ट्रांसक्रिप्शन इलोंगेशन के अंदर देखें तो पॉलीमरेज जब ट्रांसक्राइब करता है डीएनए में से आरएनए के अंदर स्ट्रैंड को, आरएनए के स्ट्रैंड को ट्रांसक्राइब करता है, तब न्यूक्लियोसोम का रोल मेजर बैरियर एज अ मेजर बैरियर काम करता है, मेजर बैरियर काम करता है न्यूक्लियोसोम। In this organism, the fusion induced by nucleosome can be regulated by transcription elongation factors such as TF22S, ठीक है। इस इलोंगेशन फैक्टर है, इस इलोंगेशन फैक्टर है ट्रांसक्रिप्शन इलोंगेशन फैक्टर, उसकी द्वारा रेगुलेट होता है न्यूक्लियोज, ठीक है, कि जो इन ऑर्गेनिज्म के अंदर जो पुशिंग इंक्लूड बाय न्यूक्लियोसोम है उसका जो वर्क है वो रेगुलेट होता है बाय इलोंगेशन फैक्टर, ठीक है। उसके बाद इलोंगेशन आल्सो इन्वॉल्व ए प्रूफ रीडिंग मैकेनिज्म दैट कैन रिप्लेस द इनकरेक्टली इनकॉर्पोरेटेड बेसिस, ठीक है। इनिशिएशन शुरू हुआ, इनिशिएशन चल रहा है, ठीक है। इनिशिएशन के अंदर आरएनए पॉलीमरेज है वो डीएनए की डबल स्ट्रैंड है, उनमें से जो एक स्ट्रैंड अलग करेगा और इस स्ट्रैंड के कॉम्प्लीमेंट्री हमें आरएनए के ऊपर न्यूक्लियोटाइड मिलेंगे, ठीक है। बट कहीं भी इनकरेक्ट हमें बेसिस, इनकरेक्ट न्यूक्लियोटाइड हमें यहाँ पे अटैच हो जाता है, तब उसका प्रूफ रीडिंग का काम भी इलोंगेशन के अंदर ही आता है, और प्रूफ रीडिंग मैकेनिज्म का भी एक रोल प्ले करती है इलोंगेशन की प्रोसेस, ठीक है। सो नेक्स्ट है टर्मिनेशन की प्रोसेस, यानी कि जो ट्रांसक्रिप्शन है वो खत्म हो जाता है पूरा, वो स्टॉप हो जाता है टर्मिनेशन के ऊपर, ठीक है। They also must be stop signals to mark the end of a gene or sequence of genes and stop transcription by the RNA polymerase. डबल स्टैंडर्ड डीएनए है, ठीक है, वहाँ पे कहीं एक जगह पे वो एक सिग्नल आता है, एक मार्क आता है, वहाँ पर ट्रांसक्रिप्शन है वो पूरा हो जाता है बाय आरएनए पॉलीमरेज, वो स्टॉप हो जाता है, उसका काम करना, उसका वर्क है वो स्टॉप कर देता है, ठीक है। और उसको टर्मिनेशन की प्रोसेस वहाँ पे टर्मिनेट कर देती है, जो न्यूली सिंथेसाइज जो आरएनए की स्ट्रैंड बनी हुई है उसको टर्मिनेट कर देती है, वो रिलीज कर देती है, ठीक है। उसके बाद प्रोकैरियोटिक टर्मिनेटर की बात कीजिए, ऑफ्टन कंटेन सीक्वेंस कोडिंग, ठीक है, फॉर ए आरएनए स्ट्रेच दैट कैन हाइड्रोजन बॉन्ड टू फॉर्म ए हेयरपिन स्टेप लूप एंड स्टेम स्ट्रक्चर। प्रोकैरियोटिक टर्मिनेटर की बात की जाए तो एक स्पेसिफिक सीक्वेंस है, तो उस सीक्वेंस के ऊपर वो जो हाइड्रोजन बॉन्ड है वो स्ट्रेच होते हैं, स्ट्रेच होके जो हेयरपिन लूप लाइक स्ट्रक्चर हमें वो एक हेयरपिन लुक लाइक स्ट्रक्चर है वो बना देता है, एंड वो स्टीम स्ट्रक्चर, ठीक है, वन टाइप ऑफ स्टीम, इस टाइप का कुछ स्ट्रक्चर वहाँ पे वो क्रिएट कर देता है, ठीक है। वो इस तरह से कुछ सॉरी मैं दूसरी बार उसको ड्रॉ करता हूँ, ये आरएनए के स्टैंड है, ठीक है, ये आरएनए के स्टैंड है, तो इस जगह पे टर्मिनेशन आता है, तब ये हाइड्रोजन बॉन्ड है वो स्ट्रेच होके इस प्रकार से कुछ हेयरपिन लूप लाइक स्ट्रक्चर, हेयरपिन लुक लाइक स्ट्रक्चर वो बना देता है, हेयरपिन लुक लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है। उसके बाद है कि द स्ट्रक्चर अपीयर्स टू कॉज द आरएनए पॉलीमर्स टू पुश और स्टॉप ट्रांसक्राइबिंग डीएनए। इस प्रकार से कुछ हेयरपिन लुक लाइक स्ट्रक्चर हमें वो वहाँ पे वो क्रिएट हो जाता है, तब आरएनए पॉलीमरेज है वो अपना काम है वो स्टॉप कर देता है, और ट्रांसक्राइबिंग डीएनए स्टॉप हो जाता है, ठीक है। देयर आर टू काइंड्स ऑफ स्टॉप सिग्नल्स और टर्मिनेशन, ठीक है, दो टाइप्स के सिग्नल्स है, स्टॉप सिग्नल्स है, दो टाइप्स के टर्मिनेशन है, एक रो डिपेंडेंट, सेकंड वन रो इंडिपेंडेंट, ठीक है।
इस दोनों की बात मैंने आगे की एक फिगर में बताई है। पहले मैं ये थियरी है वो मैं रीड कर लेता हूँ। द फर्स्ट टाइप कंटेन ए स्ट्रेच ओवर फॉर about 6 uridine residue following the mRNA hairpin and cause the polymerase to stop transcribing and release the mRNA without the aid of any accessory factor। यानी कि रो इंडिपेंडेंट, पहली जो प्रोसेस की बात की है वो रो इंडिपेंडेंट है, कोई डिपेंडेंट रो फैक्टर यानी डिपेंडेंट नहीं है इस प्रोसेस के अंदर। ठीक है, तो इसके अंदर क्या है कि अबाउट 6 यूरिडीन रेसिड्यू, ठीक है 6 इस आगे बताया है। ठीक है, यहाँ पे ये रो डिपेंडेंट प्रोसेस है और ये रो इंडिपेंडेंट है। ठीक है, तो इसके अंदर 6 यूरिडीन रेसिड्यू है। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि 6 यूरिडीन रेसिड्यू जब वो आते हैं ट्रांसक्राइब हो जाने के लिए, तब उसका एक मैंने आगे भी बताया कि एक सिग्नल, एक मार्क आ जाता है। ठीक है, तो ये मार्क है, 6 यूरिडीन रेसिड्यू है, एक मार्क है। क्या है? एक मार्क है कि वहाँ पे जो एमआरएनए की जो स्ट्रैंड है उसका टर्मिनेशन करना है हमें। ठीक है, ट्रांसक्रिप्शन पूरा करना है, तो इसके लिए जो मार्क है वो यूरेसिल सॉरी 6 यूरिडीन है। ठीक है, यूरिडीन है वो 6 यूरिडीन वो मार्क है। ठीक है, और हेरपिन एंड कॉज द पॉलीमरेज टू स्टॉप ट्रांसक्रिप्शन एंड रिलीज द एमआरएनए विदाउट द एनी रो फैक्टर। ठीक है, तो यहाँ पे यूरिडीन आता है और ये हेयरपिन लूप लाइक स्ट्रक्चर, ये हेयरपिन लूप लाइक स्ट्रक्चर स्टीम शेप का एक स्ट्रक्चर देखने को मिलता है, इसको हम बोलते हैं हेयरपिन लूप लाइक स्ट्रक्चर। ठीक है, तो वो वहाँ क्रिएट हो जाने के बाद वो हाइड्रोजन बॉन्ड, दूसरी बात की ये है जीसी रिच स्टीम लूप। ये जो स्टीम लूप है वो जीसी ग्वानिन और साइटोसिन की बनी हुई होती है स्टीम लूप। एक तरफ वो ग्वानिन होती है, दूसरी तरफ साइटोसिन, दूसरी इस तरफ को अलग अलग। ठीक है, जैसे रिच स्टीम लूप उसको बोला जाता है कि ग्वानिन और साइटोसिन की ही वो स्टीम लूप में मिलती है। ठीक है, इस प्रकार से कुछ देखने को मिलता है। उसके बाद बताया है कि दूसरी प्रोसेस, द सेकंड काइंड ऑफ टर्मिनेटर लाइक ए पॉलीयूरिडीन रीजन। दूसरी प्रोसेस है उसके अंदर कोई यूरिडीन रीजन नहीं मिलता, देखने को नहीं मिलता, वो ये मार्क है वो वहाँ पे हमें देखने को नहीं मिलता। ठीक है, तो वहाँ पे एंड ऑफ्टन द हेयर पिन इट्स रिक्वायर एड ऑफ ए स्पेशल प्रोटीन दैट रो फैक्टर रो डिपेंडेंट। सेकंड वाली जो प्रोसेस है वो रो डिपेंडेंट है, फर्स्ट वाली है रो इंडिपेंडेंट है। ठीक है, तो रो डिपेंडेंट है उसके अंदर रो फैक्टर चाहिए, इस प्रोसेस को टर्मिनेट करने के लिए रो फैक्टर चाहिए। ऊपर की जो प्रोसेस मैंने पहले बताई वो उसके अंदर कोई ऐसा रो फैक्टर की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो इसके अंदर रो फैक्टर जवाबदार है, वन टाइप ऑफ प्रोटीन है, स्पेशल प्रोटीन है रो फैक्टर, उसकी मदद से उसकी हेल्प से वो हेयरपिन का जो स्ट्रक्चर है वो क्रिएट होता है और वहां से वो टर्मिनेट होता है। इट इज थ्रूली दैट रो बाइंड्स टू mRNA and moves along the molecules until it's reached the RNA polymerase that has halted at a terminator. The Rho factor then causes the polymerase to dissociate from the mRNA। ठीक है, यहाँ पर डबल स्टैंडर्ड डीएनए है, डबल स्टैंडर्ड डीएनए उनमें से ये आरएनए पॉलीमरेज है। ठीक है, ये बड़ा वाला जो राउंड शेप में है वो आरएनए पॉलीमरेज है। वो आरएनए की स्टैंड ये नीचे जो बताइए ग्रीन कलर की जो एक लाइन है वो आरएनए है, हमारा एमआरएनए मैसेंजर आरएनए है। और वहाँ पे ऊपर एक छोटा सा एक राउंड शेप बताया वो रो फैक्टर है, वो प्रोटीन है, स्पेशल प्रोटीन है। वो यहाँ पे आके जो आरएनए पॉलीमरेज है उसके साथ उसके पास पहुंचने के बाद वो स्टीम लूप लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है स्टीम लूप वो वहाँ पे क्रिएट हो जाती है और इस तरह से कुछ आरएनए के स्टैंड है उसको रिलीज कर देता है वो, और तीनों के तीनों वहाँ से रिलीज होता है फ्रॉम डीएनए में से। ठीक है, आरएनए के स्टैंड वो भी रिलीज हो जाती है और जो रो फैक्टर है वो भी वहाँ से रिमूव हो जाता है और आरएनए पॉलीमरेज भी वहाँ से डिसोसिएट हो जाता है। इस प्रकार से कुछ टर्मिनेशन दो टाइप्स की, रो फैक्टर एक प्रोसेस के अंदर रो फैक्टर चाहिए और इसके एक प्रोसेस के अंदर नहीं चाहिए। रो फैक्टर जिसमें चाहिए वहाँ पे पॉलीयूरिडीन का रीजन कोई देखने को नहीं मिलता। ठीक है, और ऊपर जो पहली प्रोसेस है उसके अंदर जो रो फैक्टर नहीं चाहिए उसके अंदर पॉलीयूरिडीन का रेसिड्यू हमें देखने को मिलता है। ठीक है, दोनों के अंदर हेयरपिन लूप लाइक स्ट्रक्चर तो हमें दोनों के अंदर मिलता ही है। ठीक है, इस प्रकार से कुछ टर्मिनेशन होता है। ठीक है, यहाँ पे बताया है कि जो ये है कि रो इंडिपेंडेंट टर्मिनेटर है और ये रो डिपेंडेंट है। ठीक है,
तो यहाँ पे जीसी रिच, मैंने बताया कि स्टीम लूप है उसके अंदर जीसी का बहुत बड़ा भाग होता है कि ग्वानिन और साइटोसिन हमें देखने को मिलता है, दोनों के अंदर ग्वानिन और साइटोसिन ही हमें देखने को मिलता है। उसके बाद ये जो यूरिडिन रेसिड्यू है, ये यूरिडिन रेसिड्यू यहाँ पर हो गए क्योंकि यहाँ पे रो इंडिपेंडेंट है, ठीक है। वहाँ पे रो डिपेंडेंट है, वहाँ पे कोई ऐसा रेसिड्यू हमें देखने को नहीं मिलेगा, बल्कि वहाँ पे हमें रो फैक्टर एक आ जाएगा, और रो फैक्टर आने के बाद वो वहाँ के टर्मिनेट उसकी जो न्यूली सिंथेसाइज आरएनए के स्टैंड है, मैसेंजर आरएनए के स्टैंड, उसको न्यूली सिंथेसाइज है उसको रिलीज कर देगा, ठीक है। आई होप मेरा लेक्चर स्टूडियो आपको अच्छा लगा होगा, और इस लेक्चर स्टूडियो के ऊपर आपको किसी भी क्वेश्चन क्वेरी और किसी भी दूसरी भी कोई भी लेक्चर स्टूडियो की आपको हेल्प चाहिए तो मुझे कमेंट में बता सकते हैं। मैं आपको उस कमेंट के हिसाब से मैं आपको पूरे के पूरी हेल्प करूँगा, ठीक है। और आप मेरे चैनल के ऊपर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, और बेल आइकन है उसको क्लिक कर दीजिए, ठीक है। थैंक यू।